नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं। आप जानते हैं कि ये जो त्योहार है ये अंधेरे पर रोशनी की विजय का त्योहार है। अभी कुछ दिनों पहले जब हमने दशहरा मनाया था तो असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया था, और अब जब दीपावली आ जाती है, कार्तिक अमावस्या यानी जब चारों ओर गहरा अंधकार होता है, तब हम दिए जलाकर ये बताते हैं कि इंसान में वो ताकत है जो वो किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। और इस समय इस विचार का महत्व बहुत बढ़ जाता है, खासकर कि तब जबकि हम भारत में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए या उसके संघर्ष की एक लड़ाई देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह कुछ लोग जो है वो खुलकर अंधेरे का साथ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो अंधेरा है ये सही है, और वहीं कुछ लोग हैं जो उजाले की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इस लड़ाई में फिलहाल एक प्रक्रिया जो चल रही है चुनावों की। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, मतलब उसकी पूरी तैयारी चल रही है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं, अब मतदान के दिन का इंतजार है। इस बीच प्रचार जोर शोर से हो रहा है और सबकी निगाहें एक बार फिर टिक गई हैं चुनाव आयोग पर। वो चुनाव आयोग जिस पर जिम्मेदारी है कि वो भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से जो यहाँ पर चुनाव होते हैं उस चुनाव को वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराए, ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और भारत का लोकतंत्र भी तभी बचेगा जब यहाँ पर चुनाव सही तरीके से होंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं उस मशीनीकरण पर जिस पर अब चुनाव आयोग पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। और बार बार विपक्ष जब ये मांग कर रहा है कि आप अब इस मशीन पर यानी ईवीएम पर इतना भी भरोसा मत करिए क्योंकि इसमें हैकिंग हो सकती है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, तो विपक्ष जब भी इस तरह के सवाल उठाता है, इन सवालों को एक तो सिरे से खारिज कर दिया जाता है और दूसरी तरफ विपक्ष को ही ये नसीहत दी जाती है कि आप ये रोना धोना छोड़िए, आप ये ब्लेम गेम छोड़िए और आप अपनी हार को स्वीकार कर लीजिए। तो ठीक है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सभी दलों को इस तरह की नसीहत देने का हक रखता है, लेकिन जब वो इस तरह की नसीहत देता है लेकिन इनमें भी जब सवाल उठते हैं तो क्या इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर नहीं बनती है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इस वक्त मैं इसलिए उठा रही हूँ, दीपावली के मौके पर इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अभी आप जानते हैं जब अक्टूबर में हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए और उसमें सुबह ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन दिन होते होते पूरा खेल पलट गया। कांग्रेस हार गई जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, बीजेपी जीत गई जो कि सब मान रहे थे कि बीजेपी को इस बार यहाँ से हार मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ कि बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत मिल गया। और फिर ये कांग्रेस ने इस पर तुरंत ही सवाल उठाए और उसने 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग को बाकायदा शिकायत भेजी और कहा कि कुछ ईवीएम जो है जिनमें 99% तक की चार्जिंग थी, तो वो कैसे थी जबकि ईवीएम्स इतने दिन से बंद रखी हुई हैं। जिन ईवीएम्स में 70 या 60% की चार्जिंग है वो तो उनपे कांग्रेस आगे दिख रही है, उनमें जब काउंटिंग हो रही है तो उसमें कांग्रेस आगे हो रही है, लेकिन जिन ईवीएम्स में 99% की चार्जिंग है उसमें बीजेपी जीत रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सवाल ये था, कांग्रेस को ये शक था कि इन ईवीएम्स में कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है, इनको रिचार्ज कर लिया गया है, इनमें कोई अपने ओर से वोट डाल दिए गए हैं ताकि बीजेपी जो है वो जीते। ये कांग्रेस की आपत्ति थी, उसके सवाल थे जो उसने बाकायदा तथ्यों के साथ चुनाव आयोग के सामने रखे और ये उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग इनका जवाब देगा। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप लंबा चौड़ा जवाब दिया। लंबा चौड़ा यानी 1600 पन्नों का जवाब जो है चुनाव आयोग ने दिया। हर एक पॉइंट पर कांग्रेस को जवाब दिया, लेकिन कहीं भी कांग्रेस की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनको सिरे से खारिज कर दिया और ये बता दिया कि जितने भी आपके आरोप थे वो सब गलत हैं, जो चुनाव हुए और मतगणना की जो प्रक्रिया हुई वो बिल्कुल सही है और उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। चुनाव आयोग का ये जो जवाब आ गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वही जब उसने कह दिया कि हरियाणा में सब कुछ ठीक से हुआ है तो ये मानना ही होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड, क्या यहाँ भी ईवीएम में इसी तरह के जो चार्जिंग में अलग अलग तरीके का वो देखने मिलेगा कि कहीं कोई ज्यादा चार्ज है और कहीं कोई कम चार्ज है? और ऐसा होगा तो क्या चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? क्योंकि अभी उसने ये मान लिया है कि हमने कहीं कोई
गड़बड़ी नहीं पाई है। और आप जो है ये बार बार इस तरह के आरोप मत लगाइए, इससे संदेह का माहौल बनता है। कुछ फटकार लगाने के अंदाज में चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पर सवाल उठाए, हरियाणा से कांग्रेस नेता अजय यादव वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो ये जवाब है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और अब जब बारी आ गई है झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों की, तो विपक्षियों की चिंता और बढ़ चुकी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी बिल्कुल महायुति के खिलाफ माहौल बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन को अच्छी खासी जीत मिलेगी। वहीं झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी जो अभी सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, खासकर कि तब जबकि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए गए उनको ईडी साबित नहीं कर पाई और अब उनको जेल से भी रिहा कर दिया गया, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वहां भी जनता जो है फिर से हेमंत सोरेन का ही साथ देगी। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस बार भी अपनी साख को बचाएगा? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से साथ देगा, या कहीं ऐसा लगेगा कि वो किसी दबाव में आ रहे हैं? ये कुछ गंभीर सवाल है और इन्हीं सवालों पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो खुलासा किया है उनमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ और गड़बड़ है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं अमनेंदु उपाध्याय जी। अमनेंदु जी नमस्कार, स्वागत और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमनेंदु जी, चुनाव आयोग का ये जो जवाब आया, साफ तौर पे उसने मना कर दिया। हालांकि उम्मीद भी यही थी कि चुनाव आयोग कहीं से अपनी गलती तो मानेगा नहीं, जब तक कि वो गलती ऐसी ना हो जो कैमरे में कैद हो जाए, जैसे कि चंडीगढ़ चुनाव के वक्त हुई थी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये अब कह दिया और उसने कहा 1600 पन्नों की रिपोर्ट, भारी भरकम रिपोर्ट ऐसी दी है जिसमें उसने ये बताया है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन मनीष तिवारी ने इस पर जो सवाल उठाए हैं, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात, उसके बाद आपके पास आती हूँ कि चुनाव आयोग के इस दावे में कितना दम है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सुन लेते हैं क्या कहा मनीष तिवारी ने। कोई इसमें सत्य नहीं है, बेसलेस है। How is it possible that after a full day's polling, when a machine is shut down and then it is reopened a few days later for counting, it has 99% battery life? It absolutely defies any law of science that a machine, an electronic voting machine, can be in use for a whole day from 8 in the morning till 6 in the evening, or from 9 in the morning till 5 in the evening, and have 99% battery life. Once the machine is powered down, it is stored in a strong room and then brought out a couple of days later, and the votes are counted. I would like to ask you, you switch off you fully charge your mobile phone. तो यहाँ पर मनीष तिवारी ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल विज्ञान के नियम के विपरीत लग रही है ये बात, कि कोई चीज, कोई मशीन जिसको कि आपने इतने दिन बंद रखा, फिर आप उसमें काउंटिंग करते हैं और उसके बाद उसमें 99% चार्जिंग मिलती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपको मैं बताती हूँ कुछ टेक्निकल यानी तकनीकी उसमें भाषा में जो जवाब दिया ईवीएम के ऊपर चुनाव आयोग ने, वो मैं आपको बताती हूँ। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट को चार्ज करने के लिए नॉन रिचार्जेबल अल्कलाइन सेल का इस्तेमाल होता है। ईवीएम में जो चार्जिंग होती है वो 5 सिंगल यूज अल्कलाइन पावर पैक होता है और इनकी शेल्फ लाइफ 5 साल होती है, यानी इनको 5 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीवीपैट में ऐसे 30 सेल होते हैं, यानी चार्जिंग वाले सेल 30 होते हैं। और इसके साथ ही, इस जवाब के साथ ही ये भी बताया चुनाव आयोग ने कि जो बैटरी वोल्टेज है, जब वो 8.2 वोल्ट से 7.4 वोल्ट तक गिरता है तो बैटरी 99% चार्जिंग दिखाती है। जब वो 5.8 वोल्टेज में बैटरी अगर वो दिखती है तो उसमें आ जाता है कि बैटरी बदले, और जब वोल्टेज दिखता है 5.4 से नीचे का तो ईवीएम काम करना बंद कर देता है। ये कुछ टेक्निकली उसने चुनाव आयोग ने समझाने की कोशिश की है। और इसके साथ ही पहली बार अपना उसका जो सवाल जवाब वाला वेबसाइट पे जो उसका कॉलम है FQ जो है उसको अपडेट किया है और उसमें उसने बताया है कि ईवीएम की जो डिस्प्ले यूनिट पर बैटरी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये उसने बताया और उसमें ये सारी जानकारी है। तो ठीक है, चुनाव आयोग ने अभी ये जानकारी दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग
इस समय क्यों अपने एफक्यू को अपडेट कर रहा है? जब कांग्रेस ने इतने गंभीर सवाल उठाए तब आपको अपडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, यानी तब आपने सारी जानकारी क्यों दी? आपको याद होगा अमलेंदु जी, जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट वाला मसला चल रहा था तब भी चुनाव आयोग ने ये किया था, तब उसने अपने जो सवाल जवाब वाले जो क्वेश्चन वाला जो था फैक्ट्स वाला उसको उसने अपडेट किया था। पहले आप क्यों नहीं अपडेट करते हैं? जब आप ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, तो आपकी ये कैसी पारदर्शिता है जो सवाल उठाने पर सामने आती है और अदरवाइज आप उसको सारी चीजों को अंधेरे में रखते हैं, और जब कोई विपक्ष सवाल उठाए तो आप उसको बहुत खराब भाषा में जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने, ये भी मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन इस समय आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग ने जो तकनीकी भाषा में सब बताने की कोशिश की जनता को, और इधर मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाया है, आप क्या कहेंगे? आप कितना संतुष्ट होते हैं इस जवाब से? देखिए समिता जी, एक तो जो चुनाव आयोग का जवाब है वो एक तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बीजेपी के दफ्तर में लिखा गया है। इस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो सबसे पहला जवाब दिया है मशीनों को लेकर और उनकी चार्जिंग को लेकर जवाब दिए हैं, अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि भाई हमको ऐसी बैटरी चाहिए कि जो दिन भर काम करे और फिर शाम को जो है उसके बाद या 4 दिन के बाद भी वो 99% चार्ज रहे। तो ऐसी बैटरी तो सिर्फ चुनाव आयोग के पास है, तो वह इन मोबाइल कंपनियों को भी मिल जाए कि वो मोबाइल कंपनियां भी ऐसी बैटरी दे सकें कि जो दिन भर चले और उसके बाद वो 99% बची भी रहे। तो ये इस तरीके की बैटरी केवल चुनाव आयोग के पास है। जो आपने सवाल उठाया कि भाई जो आपने अब FAQ अपने क्यों चेंज किए, जो जब कांग्रेस ने सवाल पूछे, आपको याद होगा समिता जी कि हम लोग जब इसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने जब कुछ सवालों के जवाब दिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे उनकी तरफ से ही सवाल किया गया कि आप हमको जो बता रहे हैं और जो आपकी वेबसाइट पर FAQ हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपकी वेबसाइट पर जो FAQ हैं वो अलग हैं और जो आप हमको बता रहे हैं वो अलग हैं, आपने इसको अपडेट क्यों नहीं किया? तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम इसको अपडेट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको आप तुरंत अपडेट कीजिए। यानी आपकी वेबसाइट जो है आप उस पर कुछ बताते हैं और आप करते कुछ हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से जब चुनाव की भी घोषणा कर रहे थे झारखंड और महाराष्ट्र की राजीव कुमार, तो उस समय उन्होंने कहा कि साहब 8 बजे आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया ट्रेंड, और गिनती तो 8:30 बजे शुरू हुई थी। तो अभी तक तो सर मित्रा जी कई चुनाव मैंने भी कवर किए हैं और लगातार मैं बहुत से चुनाव बिल्कुल नज़दीक से देखे हैं, काउंटिंग टेबल्स पे भी जाकर के मैंने रिपोर्टिंग की है, सब कुछ देखा है। मतगणना सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। तो अगर राजीव कुमार ये बता रहे हैं कि 8:30 बजे शुरू होती है, तो 8 बजे से चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया, राजीव कुमार ने ये नहीं बताया कि 8 बजे से आप क्या शुरू करते हैं, किस चीज़ की गिनती होती है, 8 बजे क्या करते हैं आप, चुनाव आयोग क्या करता है, ये बताना चाहिए था। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो अब आप जिन सवालों के जवाब दे रहे हैं और अपने FAQ जो है आप उसको अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे सवाल उठते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। और अब आप जो है अपनी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कांग्रेस ने सवाल उठाए तब आप अपने FAQ चेंज कर रहे हैं। बहुत सी बातें आपको माननी पड़ रही हैं कांग्रेस की, यानी आप गड़बड़ियों पर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पर एक तरीके से आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश जो है वो देश में यही जा रहा है समिता जी। जी, क्योंकि ये जो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि गड़बड़ियों पर सवाल उठे। जब असम के चुनाव हुए तब जिस तरीके से EVM जो है वो बाहर पकड़ाई, दूसरी निजी गाड़ियों में EVM ले जाई जा रही थी, वहां पर ये उठा कि कैसे चुनाव आयोग की गाड़ी अचानक खराब कैसे हो जाती है और कैसे दूसरी गाड़ी में EVM चले जाती है। यूपी चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ, जब पूरी उम्मीद लग रही थी कि समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है, लेकिन तब भी ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ही जीती, और फिर से वही दिखा कि वहां पर भी बहुत जगहों पर EVM जो है इसी तरह से पकड़ाई और लोगों ने ही पकड़ा, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बाकायदा चौकस होकर निगरानी कर रहे थे, उन लोगों ने इस तरह से पकड़ा। इन ऐसी जब गड़बड़ियां होती हैं, गंभीर घटनाएं होती हैं, तो इसको गंभीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ठीक है वहां पे अगर ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये सीधे सीधे वोटों की चोरी है और एक तरह से लोगों के हक की चोरी है, और उस पर तो चुनाव आयोग कभी कोई जवाब इस तरह से नहीं देता आके, या जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है तब वो पिछली घटनाओं को याद करके इस तरह से नहीं बोलता है। ये बात मैं अभी इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि चुनाव आयोग ने अब के जो 1600 पन्नों का जो जवाब दिया है और उसमें उसने कांग्रेस के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी हम सुना देते। पर पहले थोड़ा सा उसने जो ये बताया कि जैसे 8 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग को कांग्रेस ने ज्ञापन भेजा और कहा कि सुबह 9 से 11 बजे के बीच आयोग की वेबसाइट पर
जो अपडेट हो रहे थे परिणाम, वो उसमें सुस्ती देखी गई थी और बाद में ये दिखा कि जो ईवीएम ज्यादा चार्ज थी 99% तक थी, वहां पर गड़बड़ी हुई। तो उस पर अभी चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 26 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स की रीवेरिफिकेशन रिपोर्ट उसको देखा है और पूरी जांच के बाद पाया है कि चुनाव प्रक्रिया का हर चरण सही था और कांग्रेस उम्मीदवारों या एजेंटों की देखरेख में किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स को चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला और ये चुनाव आयोग ने मान लिया। तो ठीक है, वो क्योंकि आप ही पर आरोप लग रहे हैं और आप ही को जांच करनी है, तो बहुत आसान है कि आप अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दें। लेकिन उसके साथ साथ अब जो बोलता है चुनाव आयोग कि उसने कहा इस तरह के तुच्छ और निराधार संदेह से उस समय अशांति फैल सकती है जब मतदान और मतगणना जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हो, ऐसे में जब जनता और राजनीतिक दल दोनों की बेचैनी चरम पर हो। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस की ओर से आयोग में औपचारिक पत्र प्राप्त होने से पहले ही इस तरह के आधारहीन आरोपों को अक्सर जोर शोर से प्रचारित किया जाता है और ऐसा अक्सर मतगणना या मतदान के दिन होता है। आयोग ने कहा कांग्रेस जैसे ऐतिहासिक प्रतिष्ठा वाले एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का ये रवैया खासा निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये प्रवृत्ति ही पाल ली हो कि सबूत हो या नहीं, बस चुनावी नतीजों की विश्वसनीयता पर संदेह के बादल पैदा कर दो। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, ये जो पूरा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया चुनाव आयोग ने, या ये कहें कि कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया कि आप क्यों इस तरह के वो करते हैं, यानी भी बता दिया कि कांग्रेस जो कर रही है गलत कर रही है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोगों ने, जो अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं उनकी, उन लोगों ने इस खबर को इस अंदाज में चलाया है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को उसकी जगह बता दी, उसको उसका वो सही आईना दिखा दिया, इस अंदाज में बता रहा है मानो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल करके कोई पाप कर दिया हो। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, क्या अब लोकतंत्र में हम ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां अगर आपको गड़बड़ी का संदेह हो या आपके मन में किसी भी तरह की शंका हो तो आप अब सवाल पूछने के अधिकारी भी नहीं रह गए? क्या लगता है? एक तो समिता जी, ये मीडिया जो है ये देश का दुश्मन हो गया है और लोकतंत्र का भी दुश्मन हो गया है, दोनों का दुश्मन हो गया है। ये लगातार इस बात को साबित करता है। यानी जो लिखकर सरकार की तरफ से आ जाता है वही खबरें चलाई जाना, सरकार की तरफ से लिख के आ जाए वही तर्क दिए जाना और उस पर बहस करना और बहस में उन्हीं तर्कों को रखना है जो सरकार की तरफ से लिख कर आ जाए। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है ये मीडिया जो है वो देश का दुश्मन हो गया है और लोकतंत्र का भी दुश्मन हो गया है और ये बहुत ख़राब स्थिति है। चूँकि लोकतंत्र के अगर तीनों स्तंभ भी भरभरा कर गिर जाएँ उसके बाद भी लोगों की आस जो है वो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हालांकि है नहीं, वो मीडिया जो है उस पर लोगों की आस रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा निराश अगर किसी ने किया है तो इस मीडिया के चौथा स्तंभ जो कहा जाता है मतलब लोकतंत्र का, मीडिया इसने सबसे ज़्यादा निराश किया है। चूँकि अब ये जिस तरीके से सवाल कर रहा है और ये देखिए जिस तरीके की मीडिया कर रहा है कि साहब कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी चुनाव आयोग ने, यही भाषा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस्तेमाल कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट एक ही जगह से लिखकर आ रही है, उसको भाजपा पढ़ रही है, उसको भाजपा के सहयोगी दल पढ़ रहे हैं और उसी को मीडिया पढ़ रहा है। तो यानी लोकतंत्र का इससे ज़्यादा शरण और क्या हो सकता है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू या उसके सहयोगी दल उस भाषा को पढ़ें, ठीक है, वो सहयोगी दल हैं वो पढ़ सकते हैं एक दूसरे की भाषा, लेकिन अगर मीडिया भी उसी भाषा में बात करने लग जाएगा तो ये गंभीर सवाल उस पर खड़े होते हैं। कुल मिला के समिता जी ये समझा जा सकता है कि देश के सामने संकट बड़े हैं निश्चित तौर पे, और अगर संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, जाहिर सी बात है कि उसे सरकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए। और महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था इस मामले में है कि लोकतंत्र की जो सुचारू रूप से संचालित होता है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी इस चुनाव आयोग के ऊपर है। क्योंकि अगर चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, तो इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि 70 सालों के बाद हमको ऐसा चुनाव आयोग देखने को मिल रहा है जो सरकार की भाषा में बोलता है और सत्तारूढ़ भाषा में कि दल की भाषा में बात करता है, और जो उस आरोप लग रहे हैं कि उसकी तरफ से चिट्ठियाँ जारी होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिख करके आती हैं। उदित राज हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्या ये, हालांकि चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने लिखा कि ये चिट्ठी जो है क्या भाजपा के दफ्तर में लिखी गई है। लोग समझ सकते हैं कि जिस समय वो ये ट्वीट किया जा रहा है तो उस समय किस पे इशारा किया जा रहा है। तो अगर ये एक देश का सबसे पुराना दल और सबसे बड़ा लोकतंत्र में इस समय विपक्षी दल अगर किसी चुनावों को के परिणामों को निरस्त कर दिए कहते हुए कि धांधली हुई है,
समझा जा सकता है कि कितने गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं। और साफ तौर पर राजनीतिक दल महाराष्ट्र में खासतौर से संजय राउत की जो बाइट हम लोगों ने सुनवाई भी अपने कार्यक्रमों में लगातार, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चूना लगाता ही रहता है। और ये कहना उनका कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की BC और D टीम हो गए। समिता जी, पिछले 70 सालों में इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कभी आरोप नहीं लगे थे जिस तरीके से इस समय ये आरोप लग रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि देश इस समय किस दौराहे पर खड़ा हुआ है। समिता जी, ये 70 सालों की आपने बात की। अभी जो मनीष तिवारी की हमने की छोटी सी बाइट सुनाई थी, वो उनका एक पूरा बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने ये भी चंडीगढ़ चुनाव की याद दिलाई थी और कहा था कि ये 70 सालों में पहली बार हुआ कि इस तरीके से मेयर के चुनाव को लेकर कोई मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। खुद चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुना, उन्होंने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया और किस तरीके से फिर वापस ये आदेश दिए कि वो वोटों की गिनती होनी चाहिए जो बैलेट पेपर की, और उसके बाद जो है आपके जो वो थे मेयर वो बने। तो ये पूरा मसला चूंकि उसमें कैद हुआ था CCTV में और अनिल मसीह को सबने देखा था कि उन्होंने वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये चीज पकड़ाई में आ गई। अब हुआ ये है कि चंडीगढ़ में ये तय किया गया है वहां पर नगर पालिका ने कि अब हम हाथ उठवाकर, मतलब हैंड रेस करवाकर आगे से हम वो करेंगे, कोई बैलेट पेपर का चक्कर ही नहीं रहेगा। मतलब ये ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग पीछे की ओर लौटते जा रहे हैं। अब बीजेपी चाहे तो इस पर भी आपत्ति उठा दे कि ये कोई क्लासरूम है क्या जहां आप हाथ उठवा रहे हैं, लेकिन जब गड़बड़ियां होती हैं तो फिर उसका और समाधान करने के लिए जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसी तरीकों की आजमाइश करनी पड़ेगी। बहरहाल जो सवाल उठाया था कांग्रेस ने, अमलेंदु जी, उसी सवाल पर आना चाहूंगी कि ये जो कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 99% जिनमें चार्जिंग थी उसमें बीजेपी जीती और जिनमें 60-70% थी उसमें कांग्रेस आगे है। और जब चुनाव आयोग ने ये तो कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है, उसने कांग्रेस के आरोपों को तुच्छ और निराधार, ये जो 2 शब्द इसने इस्तेमाल किए कि तुच्छ भी है निराधार भी है, ठीक है, लेकिन अगर निराधार है तो फिर अब चुनाव आयोग की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो 99% कब होते हैं, कितने वोल्टेज में होते हैं, ये जानकारी दे रही है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग भी ये मान रहा है कि हाँ, कुछ EVMs में 99% की चार्जिंग थी। तो इस तरह से कांग्रेस के जो आरोप हैं वो गलत नहीं हो सकते, यानी कांग्रेस ने जो सवाल उठाए वो गलत नहीं हो सकते। आरोपों को तो आप नहीं मान रहे, समझ में आ गई बात, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के उठाए सवाल भी गलत थे। और अब जो यहाँ पर अजय यादव है, कैप्टन अजय यादव, हरियाणा में कांग्रेस के सरकार में पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की ही एक शाखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विख्यात ज्ञाता एलन मार्क्स खुद मानते हैं कि EVM में किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग सेट की जा सकती है, ऐसे में कुछ भी किया जा सकता है, हालात अपने अनुकूल किए जा सकते हैं। फिर उन्होंने काउंटिंग वाले दिन की याद कराते हुए कहा कि उस दिन पलवल और रेवाड़ी में 40 मिनट तक बिजली गुल थी और LED बंद रही, और शुरू में जब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई तो कांग्रेस 71 सीटों पर आगे थी। EVM से काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी आगे निकल गई और इतना EVM यूज हुआ, उसके बाद भी बैटरी जो थी 99% रही। और अजय यादव ने कहा कि आखिर चुनाव आयोग इन सभी सवालों को लेकर चुप क्यों है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की आशंकाओं को बल मिल रहा है, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि आखिर अंदर खाने की सच्चाई क्या है। और ये मैं आपको बता दूं कि उनके जो बेटे हैं चिरंजीव राव, वो भी थे चुनाव में और उनकी हार हुई थी, और उन्होंने आरोप लगाया कि ये EVM काउंटिंग के कारण ही ऐसा हुआ। तो ये जो सवाल उठाए हैं अजय यादव ने, अब जो बिजली गुल थी और ये सब था जो वो बता रहे हैं, गंभीर चीजें हैं, आपको क्या लगता है? एक तरफ जो कांग्रेस के आरोपों को तुच्छ और निराधार बता दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि 99% कब होती है, कितने वोल्टेज में होती है, और अब ये जो बता रहे हैं कि लाइट गोल थी फिर भी इतनी चार्जिंग रही। क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग इतने आसानी से जो 1600 पन्ने की दे दे, 3200 पन्ने की रिपोर्ट दे दे, क्या वो सवालों को दबा सकेगा? समिता जी, ये 1600 नहीं, ये 16 लाख पन्नों में भी रिपोर्ट दे दे तब भी सवाल नहीं दबेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय सवालों के बोझ से दबा हुआ है। तो 1600 पन्नों के जवाब से सवालों को दबा नहीं सकता है। तो दबाव में तो चुनाव आयोग ही है। निश्चित तौर पे दबाव इतना साफ तौर पे दिख रहा है
कि आपको अपने FAQ बदलने पड़ रहे हैं और बताना पड़ रहा है कि 99% आपकी क्यों होती है, चार्जिंग कैसे होती है, ये सारी बातें आपको उस पर बतानी पड़ रही हैं और आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि दबाव आप पे साफ दिखाया जा सकता है। आप बहाने कुछ भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन आप पे दबाव साफ तौर पे हो। आप समझ रहे हैं कि जनता का भरोसा आपसे उठा है। देखिए, किसी राजनीतिक दल का अगर भरोसा उठ जाए किसी संवैधानिक संस्था से, तो लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं है मित्रा जी। राजनीतिक दल आपस में कर सकते हैं, अपनी कमियां छुपाने के लिए भी आरोप लगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जनता का भरोसा हटता है तब संकट पैदा होता है। और आज संकट इसी बात का है कि जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, हम लोगों के यहाँ यहीं कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, हम लोग जितने भी लाइव करते हैं उसमें आप देखिए लोग किस तरीके से कमेंट करते हैं चुनाव को लेकर और EVM मशीनों को लेकर। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों का भरोसा अब चुनाव आयोग से खत्म हो रहा है। ये संकट की बात है। संकट की बात ये नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया या संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सवाल उठा रहा है कि कौन सवाल उठा रहा है। जनता सवाल उठा रही है और जनता कह रही है कि अगर चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन बनकर काम कर रहा है, ये जनता सवाल उठा रही है। चिंता का विषय ये है कि एक संवैधानिक संस्था की साख खराब हो रही है, भले ही उस साख को राजीव कुमार खराब कर रहे हो या दूसरे जो चुनाव आयुक्त है वो खराब कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, लेकिन अगर इस तरीके का परसेप्शन बन रहा है तो इसकी चिंता करने की आवश्यकता जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको करनी होगी कि जनता का भरोसा चुनाव आयोग पर बहाल रहे। हमारी भी चिंता का विषय ये नहीं है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, कि शिवसेना ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। हमारी भी चिंता का विषय है कि जनता में एक संवैधानिक संस्था के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, उस पर भरोसा खत्म होता जा रहा है और ये संवैधानिक संस्था के प्रति नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति अनास्था इससे पैदा होती है। हमारी भी चिंता का विषय यही है सर मित्रा जी। जी, क्योंकि अगर लोकतंत्र पर ही अगर भरोसा, यानी ये लोगों के मन में ये बात आ जाएगी कि हम किसी को भी वोट दें, होना तो वही है जो चुनाव आयोग चाहेगा या जो सत्तारूढ़ दल चाहेगा, तो फिर ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी और बल्कि अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एक तरफ आज भी जैसे PM मोदी वहां पर गुजरात पहुंचे तो वो हो गया, उन्होंने एक रवायत ही बना ली कि वो हर 31 अक्टूबर को वहां पहुंचते हैं और फिर देश की एकता को लेकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। आज उन्होंने फिर से अर्बन नक्सल जैसे एक, मैं कहूंगी असंवैधानिक शब्द ही है क्योंकि ये पता नहीं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वहां भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं, अगर देश आज तरक्की कर रहा है तो इससे लोग चिढ़कर इस तरीके की बातें फैला रहे हैं, विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बटोगे तो कटोगे एक नया नारा बीजेपी ने दे ही दिया है। संघ जो है वो सारे हिंदुओं को एक हो जाने की नसीहत दे रहा है। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो अब एकदम खुला खेल हो गया है, कोई दबी छिपी बात भी नहीं रह गई है। लेकिन चिंता इसमें यही है कि इसमें लोकतंत्र कैसे बचेगा। और जब हम ये गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनाव हैं। झारखंड से आज ही खबर आई जिसमें झारखंड देवघर के जो SP हैं उनका तबादला हो गया। अभी लोकसभा चुनाव के समय भी उनका तबादला हुआ था, तब निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई उन्होंने कार्रवाई की थी, शायद उस वजह से बताया जा रहा है कि ऐसा किया था। और अभी चुनाव आयोग ने फिर से तबादला कर दिया, जिस पर हेमंत सोरेन ने जब सवाल उठाए तो बीजेपी जो है उन पर हमलावर हो रही है। बाबूलाल मरांडी जो है वो कह रहे हैं कि इनको अब हार का डर दिख रहा है। अब सवाल वही है अमलेंदु जी कि क्या इस तरह से अगर चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है, क्योंकि अब तो पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र और झारखंड में उसी के ऊपर है जिस तरीके से सारा काम चलना है, लेकिन अगर कोई वो फैसला लेता है, क्योंकि इससे पहले जब महाराष्ट्र के DG नहीं बदले और झारखंड के बदले, इन सब पर भी ऐसे सवाल उठे थे कि आखिर किस तरीके से ये फैसले लेते हैं और अगर पारदर्शिता की बात होती है तो इन सब के जो उसके पीछे जो कारण है उनको क्यों नहीं चुनाव आयोग बताता, ताकि विपक्षी दल उनके जो संदेह हैं वो दूर हो जाए। क्योंकि अब मेरा ख्याल है राजीव कुमार जी को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक चुनाव है ये कोई मुशायरा मंच नहीं है जहां से आपकी शायरी सुनकर लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उनको अपने जवाब चाहिए। हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है कि ये गलत है और इस तरीके से चुनाव के समय या मतलब जो पहले इस तरह से SP का तबादला हुआ, इसके पीछे नियत दूसरी है, ये हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी उसका जवाब दे रहे हैं, चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहा है, बाबूलाल मरांडी उसका जवाब दे रहे हैं। फिर अभी जो कांग्रेस वाला जो जिस पर अभी हमने पूरी चर्चा की, हरियाणा वाले मामले पर, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया, तो बात वहीं के वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब जो कुछ करना है वो कांग्रेस को करना है, उसको जवाब देना चाहिए था। लेकिन प्रतिक्रिया देते हैं बीजेपी नेता तरुण चुग, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है डूबता जहाज है, चुनावी हार के बाद EVM की प्रभावशीलता पर वो सवाल उठाता है, ये दोष वो बता रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि ये विचारहीन है और नीतिहीन है, यानी कांग्रेस विचारहीन और नीतिहीन है, अपनी हार के लिए EVM को दोषी ठहराते हैं
और जब चुनाव जीतते हैं चाहे कर्नाटक में या तेलंगाना में, तो ईवीएम और चुनाव आयोग को वो ठीक मानती है। इतने सारे चुनाव हारने के बावजूद उनका अहंकार ऊंचा है। यानी अब सवाल उठाने को अहंकारी होने से जोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं तो बीजेपी नेता उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या लगता है अमलेंदु जी, ये सारा जो है पूरा एक गठजोड़ जो है काम कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ, और ऐसे में कांग्रेस को क्या करना चाहिए? देखिए समिता जी, ये गठजोड़ जो है कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि इस डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्योंकि कांग्रेस तो उस डेमोक्रेसी है उसकी एक प्लेयर है, और इस डेमोक्रेसी में जो बनी रही चीज़ें उसके लिए वो कर रही है। मतलब सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है उसकी एक स्थान होता है, तो इसके लिए वो कर रही है। तो ये जो गठजोड़ बना है ये कांग्रेस के खिलाफ कम होकर के ये डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक संवैधानिक संस्था जो है उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस गठजोड़ में सत्तारूढ़ दल के साथ शामिल हो गई है। अब जो देवघर के एसपी का तबादले का मसला है, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के अपहरण की खबरें आई, और उसमें ये कहा गया कि वहाँ जो है जो 2 पुलिस अधिकारी हैं वो जो हैं वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के जो वहाँ अधिकारी हैं उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं, और वो चुनाव आयोग का अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये सीधा सीधा आरोप हेमंत सोरेन की तरफ से लगाया गया। इसी तरीके से अमिता जी की जब कोई दल का बंटवारा होता है, उसमें टूट फूट होती है, उनके चुनाव चिन्ह को लेकर अगर कोई संघर्ष होता है तो फिर उनका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया जाता है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है पैंथर्स पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था साइकिल। उसके नेता थे प्रोफेसर भीम सिंह, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उनके भतीजे जो थे वो आपस में लड़ गए और 2 पार्टियां उनकी बन गई पैंथर्स पार्टी की, और दोनों का मामला चुनाव आयोग में पहुंचा तो वो चुनाव चिन्ह था वो फ्रीज कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में आप जो वहाँ से पार्टी तोड़कर निकल रहे हैं, आप चुनाव चिन्ह उनको आवंटित कर दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो पार्टी असली है, और चुनाव आयोग ये कर दे रहा है। उसके बाद फिर जब शरद पवार की पार्टी को जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, तुरहा बजाता हुआ आदमी, आपने उससे मिलता जुलता एक चुनाव चिन्ह तुरही जो है वो आपने आवंटित कर दिया निर्दलियों को, और उसकी शिकायत जब चुनाव आयोग से की गई तो आपने वो याचिका खारिज कर दी, और ये कहते हुए खारिज कर दी कि आपका चुनाव चिन्ह अलग है, इससे मिलता जुलता नहीं है। पहली तो बात की जो घड़ी चुनाव चिन्ह था वो सीज होना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था अजीत पवार को। अगर आपने दे भी दिया था तो फिर अगर आप जो आरोप लगाया गया था शरद पवार की तरफ से कि भाई आपने इससे मिलता जुलता चुनाव चिन्ह दे दिया, उसकी वजह से हमारा एक प्रत्याशी हार गया लोकसभा का चुनाव, चूंकि वो जितने वोटों से हारा उससे कई गुना ज़्यादा वोट जो थे वो निर्दलीय प्रत्याशी को मिल गए जो उस चुनाव चिन्ह पर खड़ा हुआ था, आपने उसको खारिज कर दिया। तो ये सीधे सीधे आरोप जो चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग उसको सत्य साबित करता हुआ दिखाई पड़ता है कि ये आरोप चुनाव आयोग पर सही लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे समय में चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आरोप लग रहे हैं उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे, और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे ही नहीं बल्कि निष्पक्ष होता हुआ दिखाई भी दे। अभी तक दिख रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है बल्कि एक सत्तारूढ़ दल के पाले में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसी एक आम धारणा लोगों में बनती चली जा रही। समिता जी, ये खतरनाक चीज़ है, ये खतरनाक चीज है, खास करके लोकतंत्र के लिए तो है ही, और चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि अगर एक मतलब ये तो वही बात हुई कि अब लोगों का संसद पे से भरोसा उठ जाए, न्यायपालिका पे से भरोसा उठ जाए, चुनाव आयोग पे से भरोसा उठ जाए। ईडी और सीबीआई जो है वो वैसे ही अपनी साख के लिए एकदम अभी इस समय उनकी साख गिरी हुई है, मीडिया की साख गिरी हुई है। जब इस तरह से होगा और फिर देश का लोकतंत्र है फिर उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर कांग्रेस की और बाकी इंडिया गठबंधन की अब जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि हमने देखा था चंडीगढ़ चुनाव में जो धांधली हुई थी, अगर उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो उस समय एक साथ थे और उन लोगों ने अगर स्टैंड नहीं लिया होता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को नहीं ले जाते, तो फिर वहां भी बीजेपी की मनमानी और उसका जो खेल है वो चल जाता, आराम से सारी गड़बड़ तो हो ही चुकी थी। लेकिन वो तो एक बहुत छोटा सा मामला था जो उस पर सब कुछ संभाल लिया गया। लेकिन अब जब इतनी बड़ी अगर आपको ऐसा शक हो रहा है और एक बार नहीं आपको बार बार हो रहा है, तो क्या कांग्रेस को भी अब इस पर केवल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ सवाल उठाने, चुनाव आयोग को ज्ञापन देने, इन सब से बढ़कर अब कुछ और सड़क पर उतरकर या कोई एक नए किस्म का आंदोलन या लोगों को एजुकेट करना या ऐसा कोई माहौल बना देना जिससे कि चुनाव आयोग या जो सत्तारूढ़ जो दल है वो या बाकी संवैधानिक संस्थाएं वो बिल्कुल इसमें रहे कि
हम अपनी मर्जी इस तरह से नहीं चला सकते, या हम बिल्कुल इन्हें हम निगरानी में हैं, जैसा होता है कि हम सीसीटीवी की निगरानी में रहते हैं ना, उस तरह की निगरानी का कोई माहौल अब कांग्रेस को क्या बनाना चाहिए, क्योंकि केवल बोलने से, आरोप लगाने से और आरोप खारिज हो गए और आपने फिर उसके ऊपर 2-4 टिप्पणियां कर दी, क्या इन सब से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अंजाम तक पहुंच पाएगी? देखिए समिता जी, एक तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वो एनजीओ नहीं है, वो एक राजनीतिक दल है, मुझको जो लगता है। और हाल फिलहाल में जो गतिविधियां दिख रही हैं वो दिख रही हैं कि वो जैसे एक एनजीओ की तरीके से बर्ताव कर रही है। आप एनजीओ के लोगों से सहयोग ले सकते हैं, उनके ज़रिए आप अपने बहुत से एजेंडे को आगे चलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद एनजीओ हो जाएंगे या मान लीजिए आप खुद पत्रकारिता करने लग जाएंगे, अब राहुल गांधी जो वीडियो बना के जो डाल रहे हैं, अरे चल रहा है चुनाव महाराष्ट्र में, झारखंड में, आप वीडियो बना रहे हैं माधवी बुच पर, तो आप ये समय अभी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? माधवी बुच का मसला बड़ा है, छोटा मसला नहीं, और आपकी वीडियो बनाने से हल भी नहीं हो जाएगा, तो इसको बाद में बना लीजिएगा, अभी चुनाव पे ध्यान दे लीजिए। बहरहाल ये उनका मसला है, हम कोई सहयोग, कोई सुझाव देने वाले नहीं है समिता जी, हम तो एक समीक्षा कर रहे हैं पत्रकार होने के नाते, ना हम उनके कोई राय साहब हैं, ना उनको हम कोई सुझाव देना है। लेकिन अगर आप एक राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल की तरीके से आपको काम भी करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, इस तरीके से आ गया, तो कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी कि चुनाव आयोग के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके आरोप सही हैं, आपने सही आरोप लगाए हैं, तो फिर उसके लिए एक लंबी रूपरेखा तय होनी चाहिए कि आप आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन किस हद तक जाएगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। भाई महाराज, अगर उसने हरियाणा में आपके आरोप को खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने, तो क्या जो काम उसने हरियाणा में किए जैसा कि आपके आरोप हैं, तो क्या वो झारखंड में या महाराष्ट्र में नहीं करेगा? मान जाएगा। और देखने में आ रहा है कि नहीं मान रहा है। भाई जो आरोप आप जिस तरह से लगा रहे हैं उस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में भी देखने को लग रही हैं, तो एक आंदोलन की रूपरेखा तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, जनता को एजुकेट करना पड़ेगा, और जनता एजुकेट कब होगी? जनता एजुकेट आपके वीडियो बनाने से नहीं होगी। आपके प्रवक्ताओं ने अपने अपने अब चैनल भी खोलना शुरू कर दिया यूट्यूब पर, तो उनसे भी एजुकेट नहीं होगी, क्योंकि वो आपका एक आलाप माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको जिस तरीके से काम करना है एक राजनीतिक दल के तौर पर, वो करना पड़ेगा, जनता को एजुकेट भी करना पड़ेगा और आंदोलन भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर के ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वरना सिर्फ आप ये चिट्ठी पत्री से काम नहीं चलने वाला। बहुत अच्छी चिट्ठियाँ आपके यहाँ से लिखी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चिट्ठियाँ बहुत अच्छी लिखी जाती हैं। टीवी चैनल्स पर आपके प्रवक्ता जाते हैं, वो खूब अच्छे तरीके से बहस भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बहस किस मतलब आ रही है आपकी? अगर आपकी बहस और आपकी चिट्ठी पत्रियाँ जनता को एजुकेट नहीं कर रही हो, जनता में अगर ये निराशा भर रही है कि चुनाव आयोग करेगा वही जो भाजपा चाहती है, तो इसमें आपको अपनी जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल के तौर पे, खासतौर से विपक्षी राजनीतिक दल के तौर पे आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से समिता जी, जब ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया था, उस तरीके से कांग्रेस जब सड़कों पर उतरी थी, किसान आंदोलन के दौरान जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद तक गए थे, सड़क पर उतरे थे, वो जिजीविशा और वो तेवर चुनाव आयोग के खिलाफ आपको दिखाने पड़ेंगे और जनता को भी लामबंद करना पड़ेगा, तभी ये गड़बड़ियाँ रुक सकती हैं। वरना चिट्ठी पत्रियों का आदान प्रदान होता रहेगा, हरियाणा में के बाद आप चिट्ठियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और महाराष्ट्र और उसके बाद भी फिर करेंगे, और अगर आपकी सरकार बन जाती है तो फिर आप आदान प्रदान नहीं करेंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसा कि राहुल गांधी ने खुद एक अपने इंटरव्यू में कहा था समिता जी कि मसला केवल ईवीएम नहीं है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कब्जा किया है आरएसएस ने और बीजेपी ने, और उन पर दबाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो वो जो दबाव हैं उन दबावों के खिलाफ पार्टी को एक राजनीतिक दल के तौर पर भी काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझको लगता है एक पत्रकार होने के नाते समिता जी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये सब जो गड़बड़ियां हो रही हैं या जो अधिकारी इसमें लगे हैं वो ये समझ जाएं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारी चीजें नहीं होने देंगे। सवाल यही है, आप सत्ता में आएंगे, इसकी क्या तैयारी कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस को अब ये भी सोचना होगा, क्योंकि केवल आप आरोप लगा कर आपका मतलब आपका गुजारा तो हो जाएगा, आप राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति करते रहेंगे, लेकिन जिन सवालों को लेकर आप चल रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र ये दो खतरे में हैं और जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, और जो जिनके पास ताकत है वो ये मान रहे हैं कि नहीं कोई खतरा नहीं है, तो आपको अपनी बात साबित करने के लिए अब सत्ता में आना पड़ेगा। और जब जब चुनाव आते हैं तब आपके पास मौका आता है कि आप सत्ता पर आ सकते हैं। आना कैसे है ये अब कांग्रेस को सोचना होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी सोचना होगा कि कुछ सालों के लिए आप किसी की जी हुजूरी करके या किसी के दबाव में काम करके आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये सवाल भी इस समय बहुत इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
तो बहरहाल आज हम अमलेंदु जी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए